सभी को नमस्कार। हिंदी के दो कविता संग्रह मेरे सामने हैं। दोनों युवा कवियों के हैं और समकालीन साहित्य में कविता की संभावनाओं को प्रकट करते हैं। कई परंपरावादियों का ऐसा ख्याल है, उनकी ऐसी धारणा है कि हिंदी में पंत प्रसाद और निराला के बाद तो कविता अस्त ही हो गई। मैं हिंदी साहित्य का न विद्यार्थी हूँ न समीक्षक हूँ, पर कविताएं जो इधर उधर से किताबें मेरे पास आती हैं उनके माध्यम से पढ़ता हूँ, पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ता हूँ। मैं समझता हूँ कि निरंतर कविता जारी है, कविता चुकती नहीं है और कविता बनी रहेगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि कविता बीत गई, वे ही बीत जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कविताएं तो रहेंगी, कविताएं तो बनी रहेंगी और अच्छी कविताएं लिखी जाती रहेंगी और अच्छी कविताएं लिखी जाती रहेंगी। ठीक है, संस्कृत में कालिदास थे, भवभूति थे। उसके बाद उनसे आगे और बहुत जबरदस्त कविता लिखने वाले भी संस्कृत में बहुत बाद में भी हुए, हमारे समय में भी हुए। हमारे समय में रेवा प्रसाद द्विवेदी हुए, हिंदी में भी यही हुआ। एक से एक अच्छे कवि बाद में आते रहे हैं। बहुत कुछ कूड़ा भी लिखा जाता रहा है, संस्कृत में भी, हिंदी में भी, सभी भाषाओं में। समय आगे चल करके बताएगा कि क्या मूल्यवान था, लेकिन हमको तो तत्काल भी समझना होता है कि क्या लिखा जा रहा है। उसके हिसाब से मैं तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में तो यही सुनिश्चित रूप से मानता हूं कि कविता निरंतर न केवल जारी है, उसकी यात्रा आगे बढ़ रही है, वो बहुत ऊंचाइयों पर भी पहुंच रही है और अच्छी कविताएं बराबर लिखी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे युवा कवि हिंदी में उदित हुए, सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं। जिस किताब पर पहले मैं चर्चा करूंगा इस टिप्पणी के साथ, वो विहाग वैभव की है। मोर्चे पर विदा गीत किताब का नाम है। राजकमल पेपरवेक्स में 2023 में यह छपी है। मोर्चे पर विदा गीत। विहाग वैभव 30 अगस्त 1994 को जन्मे, ऊधपुर जौनपुर के ऊधपुर गांव में। गांव सिकरौर है उनका, जिला जौनपुर में। उत्तर प्रदेश में उन्होंने गहरा संघर्ष देखा, जाति विषमताएं देखी, सामाजिक विद्रूपताओं का अनुभव किया। बचपन में इनके बीच पले पुसे बड़े हुए और सांघातिक बीमारियां भी झेली। हिंदी की चर्चित पत्रिकाओं में उनकी ढेरों कविताएं छपी हैं और मराठी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं में उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनकी एक कविता हिंदी साहित्य के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित की गई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से वे पीएचडी हैं। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित हैं। मोर्चे पर विदा गीत उनका पहला काव्य संग्रह है। किताब के ब्लर्ब पर जो टिप्पणियां हैं उनमें काफी बड़े दावे हैं। विहाग की कविताओं के बारे में टिप्पणीकार का नाम नहीं है। कहा गया है कि विहाग इन कविताओं में दलित दमन के पीड़ाजनक बिंबों को उन तमाम कटघरों से निकाल लाए हैं जहां उत्पीड़न और दमन को मात्र भोथरी सहानुभूति के चींटों से ठंडा कर सहनीय बना दिया जाता रहा है। उनकी कविताएं जाति की व्यवस्था से उपजे अब तक के दुख को एक गतिशीलता देना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि वह कहीं पहुंचे कि यदि जरूरी है तो युद्ध हो, लेकिन उसे केवल अकादमिक विमर्श बनाकर
लाभदायक लेकिन दिशाहीन वस्तु में न बदल दिया जाए। विहाग का कवि अपने शत्रु को पहचानता है, उसकी ताकत और कमजोरियों को भी जानता है। ताकत के किन किन रूपों में उसके अवतार संभव हैं, वह भी समझ उन्हें है। इसलिए वे धर्म के ठेकेदारों को भी उसी तुर्शी के साथ रेखांकित करते हैं, जाति के शक्तिशालियों को भी और बहुमत के शिखरस्थों को भी। टिप्पणी अच्छी है और विहाग की कविता में जो तल्खी है, पीड़ा है और एक आक्रामकता है, उस सब का जायजा हमको इस टिप्पणी से मिलता है। अनेक कविताएं उनकी गद्यात्मक हो गई हैं और बहुत सीधे आक्रमण करती हैं। आक्रामकता उनकी कविता में बहुत है, तनाव भी बहुत अधिक है। जीवन में तनाव झेला है जिन्होंने, जिन कवियों ने, और पीड़ाएं झेली हैं और बहुत विषमताओं के बीच से उन्हें गुजरना पड़ा है, तो उनकी कविताओं में यह आएगा। जो सुखी संतुष्ट संतुष्ट शूकरों का जीवन व्यतीत करते रहे हैं, वो भी लिखते हैं। उनकी कविताओं में सुख और संतोष आ सकता है। ये मैंने ज्ञान रंजन की का कोई लेख या कहानी है, उससे ये शब्द ले लिया है, मेरा शब्द नहीं है, मुझे याद आ गया तो निकल गया। आक्रोश बहुत अधिक है विहाग की कविताओं में। शोषण के खिलाफ वे स्वर उठाते हैं, लेकिन प्रतिभा है। अनेक कविताओं में बहुत अछूते बिंब हैं और एकदम नए बिंब हैं। मेरी जानकारी में इस तरह की उपमाएं, कल्पनाएं, इमेजरीज पहले की कविताओं में नहीं आई। अपार आवेग के साथ वे लिखते हैं, बहुत आविष्ट होकर लिखते हैं। कई बार प्रतिरोध का स्वर बहुत मुखर है और जाहिर है कि फिर कलात्मक संयम नहीं होगा। संयम की आवश्यकता भी उनको प्रतीत नहीं होगी। कविता कई बार नारेबाजी में बदलती है और वह उनके लिए आवश्यक है। जो युवा कवि इस तरह का साहित्य लिख रहे हैं, वो साहित्य को एक औजार बना लेते हैं। साहित्य औजार बनता है, मैं भी ये मानता हूँ। उसका असर भी होता है एक औजार के रूप में, एक शस्त्र के रूप में, एक हथियार के रूप में। जो लोग ये मानते हैं कि साहित्य का काम समाज को बदलना नहीं है, वो अपनी विचारधारा अपने पास संयत करके रखे रहें। लेकिन हम तो देखते आ रहे हैं कि दुनिया बदल जाती है। एक किताब के छपने से दुनिया बदलती है, एक कविता से दिमाग बदलते हैं, समाज बदलता है। तो सामाजिक प्रतिरोध की, सामाजिक बदलाव के लिए स्वर मुखरित करने वाली कविताएं यदि लिखी जाती हैं, उनके पीछे यदि कोई विचारधारा है जो सामाजिक विषमताओं पर हमला करती है, तो वह कविताएं तो रहेंगी, कारगर रहेंगी। ढेरों कविताएं इस संकलन में हैं। संकलन का आकार बहुत बड़ा नहीं है, कविताओं की संख्या ज्यादा है। 150 से ज्यादा पन्ने पृष्ठों की यह किताब है और चुनौती के साथ में ही प्रखर स्वर में बात करते हैं। पहली ही कविता में इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं, लौट जाएं, ऐसा संदेश वे देते हैं। कुछ अंश में उनकी कविताओं से पढ़ूंगा जायजा लेने के लिए कि किस तरह का वो लिख रहे हैं। वो बेबाक अभिव्यक्ति है। और कहीं न कहीं संस्कृत में जो गांव गिरांव के कवियों ने संस्कृत में कविताएं लिखी हैं, जो महिष शतकम लिखा वांछानाथ ने, अपने समय के महान पंडित, पर गांव में लौटकर भैंसे से जो खेती कराते हैं और भैंसे का जो वर्णन करते हैं, और जैसी तुर्श बेबाक भाषा में भैंसे का वर्णन करते हैं, उसको देवता बना देते हैं और सारी प्रशस्तियों की शब्दावलियां उस पर निछावर कर देते हैं और उसके अंगों का वर्णन भी खूब कर देते हैं। विहाग कहते हैं कविता में, कहना ये वांछानाथ के बारे में मैंने कहा है। विहाग जो ये युवा कवि है, इसके बारे में नहीं। विहाग की कविता से पढ़ रहा हूं। कविता में कहना मुमकिन नहीं कि कैसे उसकी योनि को बेल की तरह जीता गया और स्तनों को चमार की तरह खटाया गया। जब अय्याश जुबानों के कद कहे फूलन को हत्यारिन कहते हैं,
तब मैं पूछना चाहता हूँ कि गुजरात की नदियों में जिसने पानी की तरह खून बहाया वह कहाँ है? कहीं वह देश का नेतृत्व तो नहीं कर रहा। मैं भोपाल और मुजफ्फरनगर पूछना चाहता हूँ, बाबरी और गोधरा पूछना चाहता हूँ, उन सभी हत्याकांडों के बारे में पूछना चाहता हूँ जो समाज सेवा की तरह याद किए जाते रहे हैं। फूलन देवी पर यह कविता है और ऐसा और कोई शायद नहीं लिखता जो डकैत फूलन देवी के लिए उन्होंने लिखा है। बहुत गहरी पीड़ा, बहुत गहरी संवेदना से इतना तीखा आक्रोश जन्म लेता है और जो इस कविता में और विहाग वैभव की बहुत सारी कविताओं में आता है। एक और कविता है, वसंत आ गया है और मुझे किसी का इंतजार नहीं। इंतजार में जाके नीचे नुक्ता भी लगाया है, ये अच्छा है। यह सोचना मेरे रक्त में यह सोचना मेरे रक्त में सफेद बालू घोल देता है कि वसंत आ गया है और मुझे किसी का इंतजार नहीं। मैंने जिस फूल की कली को चूमकर देवताओं को मुंह चिढ़ाया था वह हवा के साथ चली गई। जिन रातों को बिताया था उसकी नंगी कमर को ताकते हुए, उन सब का अंधेरा मेरे कमरे के दरवाजे पर आवारा कुत्ते की तरह बैठा रहता है। अब कैसा तो मुर्देपन की भूमिका से भर गया हूँ कि एक शख्स मेरा हक मुझे नहीं दे रहा और मैं इसके लिए चुपचाप इंतजार कर रहा हूँ, जबकि मेरी आंखों में निरंतर धधक रहे मेरे परिजनों की लाशें गवाह हैं कि कितनी ही बार मैंने मृत्यु के हलक से अपने जीवन को छीन लिया और वह लड़खड़ा कर नर्क में गिर पड़ी है। उद्विग्नता का सांप गले में नहीं बदन में दौड़ता है। उदासी की नदी आंख में आंगन से होकर गुजरती है। 2 पेज की यह कविता है, लंबी भी है और अच्छी है और शब्द जो दिए गए हैं वो विहाग के अपने शब्द हैं। अनुभूति को जो शब्द दिए गए हैं, मुझे इस विचार से मुझे इस विचार ने आश्चर्यजनक मुश्किल में डाल दिया है कि वसंत आ गया है और मुझे किसी का इंतजार नहीं। मजूर पर कविता है, ये थोड़ी छोटी है और अच्छी है। मजूर शीर्षक है। मजदूर भी कह सकते थे लेकिन मजूर कहा है तो ठीक है। जब पसीना उसकी जीभ से आने लगे और हाथों के छालों से महरा जाए फरसे की पेंट, फिर भी वो चलता ही रहे, तो आप समझ जाएं या तो उसका बेटा बीमार है या बेटी 17 पार है। बहुत सांकेतिक भाषा भी है, व्यंजनाएं भी हैं और पर्यवेक्षण गहरा पर्यवेक्षण भी है। माँ का सिंगारदान अच्छी कविता है और बहुत पीड़ा के साथ लिखी गई है। माँ के लिए इस तरह की कविताएं कम मिलेंगी। माँ के लिए कविताएं तो बहुत लिखी गई हैं सारी दुनिया में, सारी भाषाओं में। तो माँ का सिंगारदान शीर्षक है लेकिन बहुत सांकेतिक शीर्षक भी है। हमने माँ को, यह भी 2 पेज की कविता है पूरी, उससे कुछ ही लाइनें पढ़ रहा हूँ। हमने माँ को थकते हुए देखा है, थक कर बीमार पड़ते देखा है, पर माँ को हमने कभी रोते हुए नहीं देखा। हमने माँ को कभी जवान भी नहीं देखा, बूढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो अपन्नुति अलंकार की छटाएं हैं और विन्यास है अपन्नुति अलंकार का, जो निषेध की कविता, विरोधाभास अलंकार, विरोध का अलंकार बनता है संस्कृत कविता में भी। वही शतकम में विरोध अलंकार पूरा पिरोया हुआ है। चुनौती की कविताएं, तिरस्कार अलंकार भी बताया है। वो अलंकार उस अर्थ में नहीं है, सजावट के अर्थ में नहीं है। कविता की वस्तु के लिए अलंकार, अलंकारवादी आचार्यों ने कहा है, संरचना की दृष्टि से कहा है तो विरोध कविता की संरचना में पिरोया जाता है। अपनुति जो नेगेशन पर आधारित है वह पिरोई जाती है। अलंकार शब्द से भ्रम नहीं होना चाहिए कि गहने की बात कर रहे हैं, उसका अर्थ ही वो नहीं है। वो तो अलंकार गहने के अर्थ में लेकर के उसका अर्थ भ्रष्ट अर्थ कर दिया गया है। लेकिन ये जो कह रहे हैं इस पैराग्राफ की आखिरी पंक्तियों में, हमने माँ को कभी जवान भी नहीं देखा, बूढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं।
तो कुछ जो छूट गया है, जो जो ध्वनित होता है कि बच्ची तो कैसे फिर वह हो सकती थी, और क्या फिर माँ है जो न बच्ची हो सकी न बूढ़ी है, और जिसे जवान कभी देखा ही नहीं है उसके बच्चों ने। आगे लिखते हैं, मैंने सिंगारदान कहा, जाने आप क्या समझे, मगर अभी अभी लाइब्रेरी के कोने में उसका अभी अभी लाइब्रेरी के कोने में एक लड़का सुबक उठा है, मेरी दवाइयों के डिब्बे में सिमट कर रह गया माँ का सिंगारदान। थोड़ी सी पंक्तियां एक कविता की ओर पढ़ देता हूँ, और बहुत व्यंग्य भी है, बहुत तीखा व्यंग्य है। अनेक कविताओं में तलखी है व्यंग्य की। छद्म संवेदनाओं को भुना लो साथी, यह उसी तरह की कविता है। छद्म संवेदनाओं को भुना लो साथी, कहीं दुर्घटनाओं का यह सुअवसर निकल न जाए। कुल मिलाकर के विहाग वैभव तेजस्वी कवि हैं, और संभावनाएं हैं उनमें, जिस तरह की कविताएं वो लिख रहे हैं। दूसरा एक कविता संग्रह मेरे सामने है, यह अदनान कफील दरवेश कवि का नाम है। ठिठुरते लैंप पोस्ट किताब का नाम है, और अदनान कफील दरवेश के बारे में मुखपृष्ठ पर ही सूचना दी गई है कि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से पुरस्कृत कवि का यह पहला काव्य संग्रह है। और भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार हिंदी कविता के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और किसी सरकारी संस्था के द्वारा नहीं दिया जाता, और निर्णय भी उसका ठीक ठीक किया जाता है, जहां तक मैं समझता हूँ। इसके ब्लर्ब पर हिंदी के प्रख्यात कवि राजेश जोशी की टिप्पणी है। यह महत्वपूर्ण है कि राजेश जोशी ने लिखा उन पर और उनका नाम दिया गया है ब्लर्ब पर। बहुत सारी किताबें मेरे पास आती हैं, उनमें ब्लर्ब पर बहुत अच्छी अच्छी बातें उस किताब के बारे में, लेखक के बारे में है, पर वो किसने कही है या नहीं दिया जाता है, बताया जाता है। प्रकाशक लिखवा लेता है, कई बार हम ही से कह देता है कि अब सर आप ही लिख दीजिए, हम क्या करें, ये होता है। तो ये राजेश जोशी की टिप्पणी में पढ़ देता हूँ, उससे अदनान कफील दरवेश की कविता के बारे में काफी कुछ जायजा मिल सकता है। अदनान कफील दरवेश की कविता को पढ़ते हुए लगता है कि कैसे हम अपने समय में फिर से दाखिल हो रहे हैं। यह एक गतिमान समय है, जिसमें आगे पीछे आवाजाही करते हुए जितना आप अतीत में जाते हैं, उतना ही वर्तमान में और भविष्य में भी। कवि ने समय की जो विभाजक रेखा बनाई है, वह स्वयं भी उस रेखा से पीछे जाकर ही वर्तमान के चेहरे के नाक नक्श उकेरता है। इस समय की ठीक ठीक शक्ल पहचानने के लिए शायद समय में यह आवाजाही जरूरी है, बिना इसके इसे पहचानना संभव नहीं है। वर्तमान, जिसकी विडंबनाओं, विद्रूपताओं और नई तकनीकों के प्रतिदिन बदलते चेहरे को हम जानते हैं, उसकी बर्बरता और अमानवीयता को हम जानते हैं, और समय की गति को अचानक बदल देने वाले परिवर्तनों को भी हमने बहुत करीब से देखा है। लेकिन अदनान की कविता को पढ़ने के बाद चीजें ज्यादा साफ नजर आने लगती हैं, जैसे हमारे ऐनक का नंबर एकाएक बदल गया हो। शायद इस कविता की एक बड़ी खूबी यह भी है कि यह प्रत्यक्षतः जानने और कविता को पढ़कर जानने के बीच के अंतर का एहसास हमें कराती है। अदनान की कविता बहुत मुखर होकर स्वयं बहुत ऊंची आवाज में नहीं बोलती, जीवन की वास्तविकताएं ही उसमें बोलती हैं। इसलिए उसकी आवाज ज्यादा विश्वसनीय लगती है। उसकी कविता में वाचिक कविता जैसा प्रवाह, और गति उसकी प्रतिगति कविता के कद को ऊंचा कर देती है। वह हमारी संवेदनाओं को झिंझोड़ कर जागृत कर देती है, और चीजों को स्थितियों के प्रति ज्यादा वस्तुनिष्ठ बना देती है। आगे वो कहते हैं कि असहमति और प्रतिरोध की कविता है, और अनुभवों के लैंडस्केप को अपने अनुभवों और मिथकों में से पूरा करने की बहुत सजग कोशिश यह कविता है। इससे अदनान की कविता एक
तरह की प्रतिगति करती है और कविता ही बोलती है, हम नहीं बोलेंगे, जैसा शमशेर कुछ अपनी कविता में कहते हैं। कुछ उस तरह की प्रतिश्रुति इस कवि की लगती है। चतुर्थ लैंप पोस्ट के जो कवि हैं, अदनान कफील दरवेश, 30 जुलाई 1994 को गढ़वार जिला बलिया उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। कंप्यूटर साइंस के वे ग्रेजुएट हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में एमए किया, पीएचडी कर रहे हैं, शायद अब तक कर चुके हों। हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं प्रकाशित हैं। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जो 2018 में मिला, उसके अलावा रविशंकर उपाध्याय स्मृति कविता पुरस्कार भी उनको मिला है। वेणुगोपाल स्मृति कविता पुरस्कार भी उनको मिला है। वेणुगोपाल हिंदी के प्रखर कवि हैं। जो नेता वेणुगोपाल हैं उनसे आशय नहीं है। बहुत सारी कविताएं और कुछ गजलें अदनान की इसमें संकलित हैं और मानवीय दृष्टि इन कविताओं में है। प्रतिरोध का स्वर तो है, लेकिन बहुत उतावली के साथ नहीं है, आग नहीं उगलते हैं और मानवीय संवेदनाओं के साथ रिश्तों पर बात करते हैं। दर्द है कविता में, संवेदनशीलता है। पिता पर कविता, मैंने अभी माँ पर कविता पढ़ी है, विहाग वैभव की, बहुत बढ़िया कविता है। और पिता पर जो छाता शीर्षक से कविता लिखी है, अद्भुत कविता है, अच्छी कविता है। वो छोटी छोटी चीजों पर कविता लिखते हैं और छोटी छोटी चीजें कितनी मीनिंगफुल बन जाती हैं, कितनी सार्थक बन जाती हैं और कितनी बड़ी दुनिया एकदम से खोल देती हैं। एक छाता है पिता का, उसके बारे में कविता है। माँ पर कविताएं हैं, अदनान की भी माँ पर कविताएं हैं। किला शीर्षक से है, औरत शीर्षक से है। डिबरी पर कविता है, उसको तो अब लोग शायद जानते भी नहीं होंगे। हमने तो बचपन में देखी है, जब बिजली नहीं थी उन जगहों में, उन गांवों में भी रहना हुआ। बिजली आई तो बड़ा चमत्कार हमको अनुभव हुआ कि ये तो अजीब अनोखी चीज आ गई हमारी जिंदगी में। लालटेन की रोशनी में पढ़ा है हमने स्कूल में, ताप किया है स्कूलों में हम लोगों ने। लालटेन और चिमनी की रोशनियों में पढ़कर, लालटेन नहीं चिमनी की रोशनी में भी पढ़ते थे। और लालटेन और चिमनी से भी छोटी चीज, जिस बेचारी को ग्लास भी मयसर नहीं होता था, वो ढिबरी होती थी। हमारे घर में भी ढिबरी बना ली जाती थी, हम ही लोग बना लेते थे। इतनी छोटी सी शीशी में छेद करके रुई की बत्ती उसमें डाल के, थोड़ा सा घासलेट का तेल डाल करके ढिबरी जला लेते थे। जब कुछ भी नहीं है तो ढिबरी से काम चलाते थे। उस पर भी कविता है। पूरा निम्न मध्यम वर्गीय समाज आता है अदनान की कविताओं में और उसकी सारी पारिस्थितिकी को वे बुनते हैं। बारीक बुनावट भी उनकी कविताओं में है उसकी। और सामान्य से लगने वाले विषयों को वे कितना अनोखा बना देते हैं। यही तो महिम भट्ट कहते हैं कि एक सामान्य होता है, एक विशेष होता है। कविता ये करती है कि सामान्य को विशेष बना देती है। वो ध्वनिवादी नहीं है, ध्वनिवाद का खंडन करते हैं, पर वे बड़ी बात कहते हैं। छोटी सी छोटी चीजें कैसी चमकदार हो जाती हैं। पसीने की छलछलाई हुई बूंदें बाणभट्टे में तो मोतियों की गिरती हुई माला बन जाती है, जिससे मोती टपक टपक कर गिर रहे हैं। कवि गटर को, गलीज को, बदतर को जिंदगी दे देता है, उसको बहुत बड़ा बना देता है। कौन लोग हैं जिनकी जिंदगी में वह है, उस पर निर्भर करता है। सामान्य प्रतीत होने वाले विषयों की असाधारणता के कवि वो हैं। और बाबूलाल चौकीदार पर कविता उन्होंने लिखी है, जो अच्छी कविता है। बारिश में एक पाँव, इस शीर्षक से कविता है। पक्कड़पन कविता है। ये कुछ अच्छी कविताएं भी इसकी हैं। सभी कविताएं सुंदर हैं। कुछ कविताओं से अंश में पढ़ देता हूँ। पहचान शीर्षक से कविता है।
बचपन में मुझे माँ और पिता के बीच में सुलाया जाता। मेरी नींद कभी-कभार बीच रात में ही टूट जाती और मैं उठते ही माँ को ढूँढता। घुप अंधेरे में, एक जैसे 2 शरीरों में, मैं अंतर नहीं कर पाता। इसलिए मैं अपनी तरफ ढुलक आए दोनों चेहरों चेहरों को टटोलता। पिता की नाक काफ़ी बड़ी थी, सो मैं उन्हें पहचान लेता। मेरे लिए जो पिता नहीं थे, वो ही माँ थीं। इस तरह मैंने अंधेरे में माँ को पहचानना सीखा। ये माँ के लिए और माँ-पिता दोनों के लिए मैं समझता हूँ कि जितनी कविताएँ लिखी गई हैं, उनमें से अच्छी कविताओं में शुमार की जाएगी। गमछे पर कविता लिखते हैं अदनान कफ़ील दरवेश, और गमछा क्या-क्या बताता है, उससे कितनी दुनिया समझ में आती है। पिता जब कभी शहर को जाते, माँ झट से अलमारी से गमछा निकाल कर माँ के कंधों पर रख देती, माँ के कंधों पर धर देती, जैसे अपनी शुभकामनाएँ लपेट कर दे रही हो कि सकुशल घर लौट आना, मुनहार होने से पहले। देशज शब्दों की वानगी बहुत अच्छी है और उर्दू फ़ारसी की शब्दावली भी अच्छी आई है अदनान की कविता में। जब माँ अपने यौवन में ही ब्याह कर आई थी पिता के घर, तब भी शायद उसने अपने सारे सपनों को एक गमछे में लपेट कर तब भी शायद उसने अपने सारे सपनों को एक गमछे में लपेट कर पिता को सौंप दिया था। पिता जो दुनियादारी के कामों में अक्सर चूक जाते, गच्चा खा जाते, कई बार भूल जाते अपना चश्मा, अपनी कलम, अप दुकान की चाबी, तमाम चीज़ें। शायद उसी तरह माँ के सपनों की पोटली भी कहीं खो जाए, शहर में जाते हुए किसी दिन। आगे कुछ पंक्तियाँ छोड़ कर के पढ़ देता हूँ। ये लंबी 3 पेज की कविता है और अच्छी कविता है। जब एक दिन ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकला, माँ ने मेरे कंधे पर भी माँ ने मेरे कंधों पर भी गमछा डाल दिया और मैंने सहसा अपने कंधों पर काफ़ी वज़न महसूस किया। अंतिम पंक्तियाँ हैं इस कविता की। ये 2015 में लिखी गई है कविता। और सच कहूँ तो एक पुरभिया के लिए गमछा महज एक कपड़े का टुकड़ा भर ही नहीं है, बल्कि उसके कंधों पर बर्फ की तरह जमा उसका समय भी है। इसमें भी अपन्नुति अलंकार आ जाता है और प्रकृतम निषिद्धान्यत् स्थाप्यते सा त्वपन्नुति। ये दूसरे प्रकार की अपन्नुति का उदाहरण भी है। प्रस्तुत को निषेध करके किसी और की स्थापना कर दी जाती है, तो दूसरे प्रकार का अपन्नुति अलंकार होता है। ये आचार्य बताते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, जो कवि ये लिख रहे हैं, कि अपन्नुति अलंकार क्या होता है। वो समझें न समझें, उन्होंने तो कविता लिख दी। लेकिन ये संरचनाएं जो बनती हैं, विरोध की, तिरस्कार की, अपन्नुति की, अवज्ञा भी अलंकार बताया है, तो वो एम्बेलिशमेंट नहीं है अवज्ञा। अलंकार जो बता रहे हैं आचार्य, उनकी दृष्टि में वो कविता की विषय वस्तु में अवज्ञा पिरोई हुई है। राजा को तिरस्कार कर रहा है, सामंतों को तिरस्कार और अवज्ञा उनकी कर रहा है। अवज्ञा अलंकार बनता है। आपको अलंकार कहने से बुरा लगता हो तो लगे, लेकिन हमारे आचार्यों ने 1000 साल तक बताया इसको कि अलंकार ये है। कुछ लोगों ने उसको बदनाम किया, तो उसका हम क्या कर सकते हैं। हम तो उसकी सफाई करके सही जो अलंकार, जो वेद के ऋषि कहते थे कि अलंकार है, जो इंद्र के लिए हम कह रहे हैं, ये इंद्र के लिए अलंकार हम बता रहे हैं, इंद्र को अलंकृत हम कर रहे हैं। वहां से शुरू हो रहा है जो कविता का सबसे पुराना स्कूल है। आंख कविता है। सब कहते हैं कि मेरी माँ अंधी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम सब अंधे हैं, केवल माँ को छोड़कर। माँ ने तो अपने हाथों में आंखें उगा ली हैं, और हम सब अपनी आंख कहीं रख कर भूल गए हैं। ये माँ के लिए है, जिसकी दृष्टि बहुत धुंधली हो गई है मोतियाबिंद के कारण। और इलाज, चश्मा, यह सब तो
बहुत दूर की बातें हो जाती हैं, जहाँ से कविता उठ कर के आती है वहाँ। बाबूलाल चौकीदार के लिए लिखा है इन्होंने, अच्छा वर्णन किया है बाबूलाल चौकीदार का। आखिर में कहते हैं, कविता के बारे में उसकी कोई राय नहीं, लेकिन सड़क के बारे में उसकी राय काफी जुदा है। वो एक गहरी बेचारगी से कहता है, साहब शुक्र है यहाँ एक सड़क भी है, जिसे देखते हुए दिन कट जाते हैं, वरना आदमी पागल हो जाए। इतनी बेहतरीन ढंग से सच्चाई को बयान जो बाबूलाल करते हैं, उसमें कविता ही बोलती है। कवि को कुछ करने की जरूरत नहीं, कवि को तो उसको पकड़ना पड़ता है। सब लोग नहीं पकड़ पाते हैं। हमने भी तो कई चौकीदार देखे होंगे, हमने भी तो चौकीदारों के मुंह से बहुत सारी ऐसी बातें सुनी ही होंगी, और भी लोगों के मुंह से, पर हम नहीं पकड़ पाए। अदनान ने उसको पकड़ लिया है। गायें शीर्षक कविता है, यह भी अच्छी कविता है। सुबह होती है और गायें खूंटों पर बंधी रंभाती हैं और चारा मांगती हैं। गायें दिन दिन भर चरवाहे के साथ चरने जाती हैं और शाम को लौट आती हैं अपने खूंटों पर और रंभाती हैं। दुधारू गायें दुहिती हैं और पूजी जाती हैं। गायें मुंह उठाते गायें मुंह उठाए देखती हैं रास्तों की तरफ। मनुष्यों को गुजरते हुए देखती हैं गायें। गायों ने देखा है कितने कितने मनुष्यों को, कितनी कितनी बार गुजरते हुए। गायों ने देखा है युद्ध नायकों और सैनिकों को, कितनी कितनी बार गुजरते हुए। गायों की एक झपकी में समय का पूरा लश्कर गुजर जाता है चुपचाप। गायें सानी खाती रहती हैं। और मध्य प्रदेश में एक मुसलमान गोकशी के जुर्म में मार दिया जाता है। गायों के गले में बंधी घंटियां बजती हैं। गायें सुनती हैं राजस्थान में गोकशी के जुर्म में मारे गए एक मुसलमान के बारे में। गायें अपनी पूंछ से मच्छरों को हाँकती हैं, अपने खुर पटकती हैं, पिटती हैं। कोई खाने की चीज झपटते हुए बाजारों में, मंडियों में अपने पुट्ठों पर जख्म लिए फिरती हैं गायें। बूढ़ी गायें अपने डांगर शरीर लिए धीरे धीरे डोलती हैं। अभी कूड़े के ढेर में खाने की कोई चीज तलाशती हुई, कभी कभी कूड़े के ढेर में खाने की कोई चीज तलाशती हुई, कभी दीवार में देह रगड़ती हुई। गायें सुनती हैं एक मुसलमान की सार्वजनिक हत्या की खबर। गायें अपनी नींद में मुंह घुसाए चारा खाती हैं, बैठकर पगुरी करती हैं। गायें गायों से मनुष्यों के बारे में नहीं पूछती। गायें गायों से मुसलमानों के बारे में नहीं पूछती। गायें मनुष्यों से मनुष्यों के बारे में कोई सवाल नहीं करती। बस एक दिन गायें स्वयं उठकर चली जाती हैं बूचड़खानों की तरफ। यह कविता है और सच्चाइयां इसमें बयान की गई हैं। यहाँ बैठो तो, ये कविता है मिर्जा गालिब के उद्धरण के साथ ये शुरू होती है। इसको पढ़ते हुए जो एक बहुत प्रसिद्ध नज्म है, शहर की रात और मैं नाशदो नाकारा फिरूं, उसकी भी याद आती है। और ये रात का चित्र भी है। यहाँ बैठो तो दिखता है आसमान का एक टुकड़ा, हवाई जहाजों की एक सी ही लीक, उनकी लाल बत्तियां खून के धब्बों सी आकाश को काटती चलती हैं। इस तरह के बिंब भी अदनान की कविताएं बनाती हैं। बा, बातें शीर्षक कविता है। ये चुप्पी में बोलती है। प्रेम पर यह कविता है। और भाषा और अभिव्यक्ति की समस्या जो हम हमेशा अनुभव करते हैं, उसको इसमें खूबसूरती से बयान किया गया है। पहले हम खूब बातें करते, नदियों पहाड़ों और चींटियों की बातें, चमकीले फूलों और पत्तों की सरसराहट की बातें, हवा के लम्स की बातें, चांद और दरख्तों की बातें। हम बातें करते और सिहरते, हम बातें करते और ठिठुरते, हम बातें करते करते एक दूसरे में टहल जाते, हम बातें करते करते एक दूसरे में रो आते, हम बातें करते करते एक दूसरे में सो जाते। इसमें पुनरुक्त पदाभास जो है वो कहाँ गुण बन जाता है, इसका भी एक उदाहरण यह है। अब हम एक दूसरे से अक्सर झेप जाते, कुछ बातें कहते कहते रह जाते, फिर थोड़ा चुप रहते और कोई बात शुरू करते।
हमारे पास अभी भी बातों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अक्सर अपनी चुप में ही ठिठके रहते। और हम बातों की दुनिया लांघ चुके थे। अब हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुके थे, जहाँ हम साथ थे, लेकिन चुप थे। ये कविता की और समकालीन कविता की संभावनाएँ भी खुलती हैं इस तरह की कविता में। और यह भी नहीं मानना चाहिए कि प्रकृति गायब हो चुकी है, आसमान धरती गायब हो गई है, पेड़-पौधे गायब हो गए हैं। यह जो विरोध, विद्रोह, प्रतिरोध की कविता बहुत तीखे स्वर में तुर्शी के स्वर में लिखी जा रही है, बहुत सारे कवियों में ये लौट कर के आते हैं। शरद की साँझ कविता है इनकी, अदनान की, फूल हाथों में उठाए कनेर के, मुस्कान धारे मुख कमल पे, ओट पे अपने नयन के, झिलमिलाते कंप में अपनी लगन के, पीत वर्णी संदली सांसों की छाया पड़ गई नदी के शफाफ आईने में। अलग तरह की लय, जैसी बाकी कविताओं की लय है मुक्तछंद में, उससे अलग लय में शरद की सांझ जो उतरती है, जो धीरे धीरे उतर रही है, संध्या परी निराला की कविता में एक लय वो बनाते हैं, तो ये उस तरह की लय बनाई गई है। और शब्दावली एकदम अलग तरह की, बाकी कविताओं में जो शब्दावली है, पदावली है, उससे छूट लेकर के भाषा अ, अ, की का एक गहरापन नहीं है यहाँ। उर्दू फारसी की शब्दावली खूब आती है, देशज शब्द खूब आते हैं, गांव गिरांव की बोली की शब्दावली खूब आती है। बहुत विस्तार हिंदी भाषा को इस तरह की कविताओं से, इस तरह के कवियों में मिलता है। और कविता की संभावनाएं भी जो अपनी धरती से जुड़ी हुई भाषा को वे लेकर के आते हैं, उनसे खुलती हैं। तो इस कविता को पढ़ करके ही इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगा। फूल हाथों में उठाए कनेर के, मुस्कान धारे मुख कमल पे, ओट ले अपने नयन। फूल हाथों में उठाए कनेर के, मुस्कान धारे मुख कमल पे, ओट ले अपने नयन के, झिलमिलाते कंप में अपनी लगन के, पीतवर्णी संदली सांसों की छाया पड़ गई नदी के शफाफ आईने में, फूल के कोमल वसन में भर लिया उसने सुनहला गंध संध्या का नदी की ताक से। इन शब्दों के साथ मैं ये दो युवा कवियों पर चर्चा, उनकी दो किताबों से समाप्त करता हूँ। और यह किताब जिस पर मैंने अभी चर्चा की है, यह भी राजकमल पेपर बैग से छपी है। खुशी की बात यह है कि दूसरा संस्करण इसका है। 2022 में पहला संस्करण निकला था और दूसरा संस्करण 2023 में निकला है। तो जो लोग यह कहते हैं कि कविता की किताबें बिकती नहीं हैं और कम कविता की किताबें छप रही हैं, मुझे तो लगा कि बहुत ज़्यादा छप रही हैं कविता की किताबें और बिक भी खूब रही हैं। और कई युवा कवियों के, उनकी किताबों के 1 साल में ही दूसरे संस्करण आ गए। इन शब्दों के साथ पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ।